पांडे परिवार में कुछ दिनों से बड़ा ही खुशी का माहौल चल रहा था, और होता भी क्यों नहीं। आखिर घर के बेटे की शादी जो तय हो गई थी। देविका ने तो सारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और जिन्हें वो नहीं जानती थी उन्हें भी ढोल बजाकर बता दिया था कि उसकी बहू कितनी सुंदर है और उसके घर से कितने सारे तोहफे और मिठाइयां आई हुई है। अरे क्या क्या भेजा है बहू के घर वालों ने, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम तो जानती हो मुझे खुद की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं है। 5 किलो सूखे मेवे हैं, अंजीर की मिठाई है और फल तो इतने भेजे हैं कि मैं सारे मोहल्ले में बंटवाना तो भी खत्म ना हो। हमने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमें ये सब मत भेजिए, हमें तो बस आपकी हीरे जैसी बेटी चाहिए। लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है, हम भी क्या करें, चीजें खा खा कर थक गए हैं। माँ, आपको क्या जरूरत है लोगों को इतना सब बताने की? पापा कुछ कहिए ना इनको। मेरी तुम्हारी माँ ने सुनी होती तो आज मैं अंबानी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि मेरी बात वो कभी सुनती भी है? अरे अब हर किसी की किस्मत है, किसी को इतना सब मिलता है और किसी को कुछ भी नहीं। वैसे मैंने सुना है इस बार तेरी बहू खाली हाथ आई थी ससुराल। अरे भाई दुखी क्यों होती है, मेरी समधन ने तो बहुत कुछ भेजा है, थोड़ा तुझे भी भेज दूं? माँ। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, विनय मुझे बुला रहा है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? माँ, आपको क्या जरूरत है हर बात सबको बताने की कि शिवानी के घर से आज ये आया है, आज वो आया है? अरे अब इतना सब आ रहा है तो बताना तो चाहिए ना बेटा। लेकिन सबको ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे तू नहीं समझता, ये दुनिया की रीत है। अरे बताएंगे तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हमने बड़े ही ऊंचे खानदान में अपने बेटे का रिश्ता किया है। मुझे आपकी बातें ना कभी समझ में नहीं आती। मुझे तो आज तक तेरी माँ ही समझ में नहीं आई बेटा। आप चुप कीजिए जी, आपको कहाँ कुछ समझ में आता है? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं? मुझे देरी हो रही है। हाँ भाई मैंने सब कुछ तैयार रखा है, और ये ले रूह अफ़ज़ा भी पीता जा। अभी गर्मियां आ गई है ना, कहीं गर्मी सर में ना चढ़ जाए। अरे सालों से तो यही पीता आया हूँ, ना गर्मी कम हो रही है ना रूह अफ़ज़ा। अरे गर्मियों में तो शरबत पीना ही चाहिए। ठीक है लाओ, चलो मैं निकलता हूँ अब। हाँ बेटा। पांडे जी के परिवार में सालों से 2 चीजें कभी नहीं बदली थी। एक हमारी देविका का स्वभाव और दूसरा था गर्मियों में हमारा लाल रंग का रूह अफ़ज़ा। देविका के घर में कुछ भी हो, कोई भी आए, उसे रूह अफ़ज़ा जरूर पिलाती थी। ये लो शरबत। कभी कभी कोई और शरबत भी दे दिया करो, सालों से यही लाल शरबत पीते आ रहा है। तो क्या करूं, हरे रंग का शरबत घर में किसी को पसंद नहीं आया था। ऑरेंज रंग का शरबत बहुत खट्टा सा लगता है, चाय गर्मी में कोई पी नहीं सकता, इसलिए जो है सो यही है। अब एक काम करो, फलों का रस निकाल दो, घर में तरबूज पड़ा है ना, उसका ही जूस बना दो। अरे इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती भाई, गर्मियों में फल पहले से कितने महंगे हैं, ऊपर से फल खाने की बजाय इनका जूस निकालने लगी तो हो गया हमारा कल्याण। और फल का रस निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, मुझसे नहीं होगा भाई। तभी तो पापा हम बचपन से ये रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। हाँ तुम्हारी माँ कहती रहती है ना, सबकी जैसी किस्मत, अब क्या कर सकता है। कुछ कहा क्या आपने? अबे मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा ही स्वाद है इस शरबत में। हाँ ले काजल तू भी पी ले। हाँ बेटा पी पी। पांडे परिवार में रूह अफ़ज़ा ऐसा था जैसे कोई रस्म हो, चाहे अच्छी लगे ना लगे लेकिन पीनी तो पड़ती ही थी। और गर्मियों में जैसे आम की जगह इस घर में रूह अफ़ज़ा के ग्लास बनाए जाते थे। यही नहीं, देविका ने तो विनय की शादी में ही यही शरबत सबको परोसा था। अरे पियो पियो मौसी जी, कितनी गर्मी है, लाओ लाओ सबके लिए शरबत लाओ। अरे ये देखो लड़की वाले भी यहाँ मंडप पे आ गए हैं, उनको भी दो भाई। शिवानी, ये तेरे ससुराल वाले शादी में लाल शरबत पिला रहे सबको। शादी में रूह अफ़ज़ा कौन पिलाता है? पर इनका तो पता नहीं, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो देखो कैसे मुंह चढ़ा रहे। मुझे तो याद भी नहीं हमने कब ये लाल शरबत पिया था पिछली बार। विनय ये क्या है, तुम्हारी मम्मी सबको रूह अफ़ज़ा क्यों पिला रही है? अरे वो गर्मी का मौसम है ना, इसलिए शरबत रखवाया है शादी में। क्या? लेकिन आजकल शादी में ये वाला शरबत कौन रखवाता है? इससे अच्छा मॉकटेल रखवाते। अरे इन्हें तो नाम भी नहीं पता है मॉकटेल क्या होता है, रखवाता कैसे? बेटा मैं तुझे ऑल द बेस्ट कह रही हूँ अभी से, क्योंकि ये तो इस जमाने में भी मॉकटेल क्या होता है ये नहीं जानते। आगे पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तेरे स्वागत में नींबू सोडा ना रखवा दे। विनय तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, हमारे सारे रिश्तेदार देखो कैसे मुंह सिकोड़ रहे हैं। अब शादी के बाद तुम ही इन्हें इस लाल शरबत से छुटकारा दिला सकती हो। तुम देखना, मैं सबको ऐसे मॉकटेल बनाकर पिलाऊंगी ना
सब लोग इस रूह अफ़ज़ा को भूल जाएंगे। शिवानी और उसकी माँ ने जब देखा कि विनय के घर वालों ने शादी में भी रूह अफ़ज़ाई रखवाया है तो शिवानी समझ गई कि शादी के बाद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी ससुराल वालों को लाल शरबत से मॉकटेल तक लाने के लिए। लेकिन उसने पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। अगले दिन सुबह को, अरे आजा आजा, शिवानी बहू कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बहू जरा देख तो। प्रणाम माँ जी। बहू आज तेरी पहली रसोई है, तू पहले ना मीठा बना दे, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना देना। और अब क्या है ना, गर्मी का वक्त है तो सबके लिए ठंडा ठंडा लाल शरबत भी बना देना। लाल शरबत? अरे हाँ, यहाँ वो सबको बहुत पसंद है। माँ जी मैं मीठा भी बना दूंगी और सबके लिए खाना भी बना दूंगी। और आज ना मैं एक ऐसी नई चीज बनाऊंगी जिसे पीने के बाद आप झूम उठेंगी। अरे बेटा, तेरी सास तो हमें पहले ही झुमाती रहती है। ऐसा कुछ पिला दे इसे कि ये बेहोश ही हो जाए। तो इनकी बात मत सुन बेटा। अच्छा तू बता क्या बनाने वाली है ऐसा? अरे माँ थोड़ा कुछ सरप्राइज तो रहने दो, अभी सब कुछ पूछना जरूरी है क्या? हाँ भाभी, लेकिन मुझे भी जानना है आप ऐसा क्या बना रही हैं। बस ये समझ लो कि आज आपको मैं ये लाल रूह अफ़ज़ा तो बनाकर नहीं पिलाने वाली। शिवानी जाओ तुम खाना बना लो, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शिवानी ने जिस चीज का जिक्र किया था उसके लिए सब लोग बड़े ही उत्साहित थे, क्योंकि आज तक उन्होंने लाल शरबत के अलावा कुछ और कभी ट्राई नहीं किया था। शिवानी मीठे में सूजी का हलवा बनाती है और सबके लिए रोटी सब्जी भी। लेकिन हमारा स्टार था शिवानी का बनाया ब्लूबेरी का मॉकटेल, जिसका ब्लू रंग देखते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। अरे ये क्या चीज है बहू? बलौर रंग का कांच का गिलास और उसमें कितने अच्छे से सजाया है तुमने इसे। पापा जी मैंने कहा था ना, कुछ ऐसी चीज बनाऊंगी कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। सबसे पहले मुझे दो, आज कितने सालों बाद लाल शरबत के अलावा हमारे घर में ग्लास में कुछ और देखने को मिल रहा है। भाभी मुझे भी दो ना, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। लाला बहू मुझे भी पकड़ा एक गिलास। क्या स्वाद है इसको, मन में ठंडक हो गई। वैसे बहू इसे क्या कहते हैं? माँ जी इसे मॉकटेल कहते हैं। हे राम, क्या धर्म करवा दिया तूने बहू हमसे। इस घर में राम जी की सेवा होती है और तुमने मॉकटेल बना दिया यहाँ। राम 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 राम। तभी कह रही थी ये आप लोग घूम जाएंगे। अरे मेरा तो सर अभी से घूम रहा है सच में। अरे क्या जरूरत थी सबको ये शराब पिलाने की। शराब? किसने कहा ये शराब है माँ जी? विनय देख, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन धर्म के साथ कोई मजाक नहीं। इसने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट करवा दिया। घर में पहले ही दिन हमारी शुद्ध रसोई में मॉकटेल बना दिया। माँ ये कोई शराब नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं है, इसका रंग देख। मेरा तो सर अभी भी घूम रहा है। हाय राम, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ जी ये कोई शराब नहीं है, ये मॉकटेल है जो अलग अलग शरबत, जूस, नींबू, पुदीना से बनता है। इसमें कोई शराब नहीं पड़ती माँ जी। हाँ माँ, आपने आज तक लाल शरबत के अलावा और कुछ कभी पिया नहीं ना, इसीलिए शिवानी ने सोचा कि आप सबके लिए मॉकटेल बनाएगी। अच्छा, ये कोई शराब नहीं है? अरे हाँ, मेरा सर अब नहीं घूम रहा। यह मॉकटेल तो बहुत ही गजब की चीज है बहू। अरे माँ जी, आज तो मैंने बस एक ही फ्लेवर बनाया है, ब्लूबेरी। इसके अलावा मैंगो का, लीची का, नीम, पुदीना, पता नहीं कितने अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाने आते हैं मुझे। इसे पीकर तो सच में मेरा सर ही घूम गया बहू। आज तो तुमने हम सबका दिन ही बना दिया। अभी तो शिवानी यही है, वो आपको अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाकर पिलाएंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, इसी बहाने हम सबका रूह अफ़ज़ा के लाल शरबत से पीछा तो छूटेगा। शिवानी के मॉकटेल ने तो पांडे परिवार में धूम ही मचा दी थी। घर में अब तो गर्मी जैसे जश्न का माहौल बन गई थी, क्योंकि शिवानी ने रोज कई अलग तरह के मॉकटेल बनाना शुरू कर दिया था। वो बड़े प्यार से बनाती और लोग बड़े शौक से उसे पीते। ये नींबू पुदीना वाला मॉकटेल तो बहुत मस्त है, तन बदन में जैसे बिजली दौड़ने लगी है। इसे पीकर तो भाभी मैं पूरी रिफ्रेश हो गई हूँ, नहीं तो वो रोज रोज लाल शरबत पीकर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता था। माँ आप कुछ नहीं बोल रही? मैं ना बस इसके मजे ले रही हूँ। अरे हमें फोन पर बुलाकर तू किसके मजे ले रही है देविका? अरे तुम दोनों आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माँ आपने इन्हें क्यों बुलाया है? शांति, कमला, आओ यहाँ आकर बैठो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाऊंगी कि तुम दोनों ने जिंदगी में कभी नहीं पियोगी। अरे फोन पे भी यही कह रही थी, लेकिन बता तो सही आखिर वो चीज है क्या? अरे रुको, जरा सब्र करो। शिवानी बहू,
जरा मेरी सहेलियों के लिए वो तेरा क्या कहते हैं बास्केटबॉल बना कर ले आना। मम्मी बास्केटबॉल नहीं, मॉकटेल। अरे हाँ, वही मॉकटेल फॉकटेल जो भी कहते हैं उसे वो बना ला बहू। इन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर में क्या क्या नया बनता है। लो भैया, चालू हो गई मम्मी की ढिंडोरा पीटने की आदत। और नहीं तो क्या, इनके पेट में कोई बात टिकती ही कहाँ है जब तक ये 10 लोगों को उसके बारे में बता नहीं देती। क्या है, क्यों खुसुर पुसुर कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे थे। अरे बस भी करो अब, मुझे नजर लग जाएगी। ये बच्चे भी ना मेरी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। अरे तारीफ तो तूने फोन पे मॉकटेल की बड़ी की है, पता नहीं ऐसा क्या होता है इस मॉकटेल में। अरे एक बार पी कर तो देखो, पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देविका ने अपनी सहेलियों को खास मॉकटेल पिलाने के लिए घर पर बुलाया था और वो बड़ी इतरा रही थी इस बात पर कि उसके घर में 5 स्टार होटल जैसा मॉकटेल बनता है। शिवानी बहू, ये तो सच में बहुत मजेदार सा शरबत है। अरे इसे शरबत नहीं कहते हैं, मॉकटेल कहते हैं। तुम दोनों को पता है ये बड़े बड़े होटलों में परोसा जाता है। ये तो मेरी शिवानी बहू को सब कुछ आता है, तो मैंने सोचा तुम दोनों ने कभी पिया नहीं होगा तो पिला देती हूँ। हाँ, मेरी बहू भी ना काला खट्टा शरबत बना लेती है। काला खट्टा? अब ये सब तो हमारे घर में बनता ही नहीं। अब तो हमें ये लाल पीले हरे काले शरबत पसंद ही नहीं आते। हाँ भाई, अब तो तेरे घर में मॉकटेल वाली बहू जो आ गई है। अब क्या करे, हर किसी की किस्मत है अपनी अपनी। शिवानी ने जो मॉकटेल पांडे परिवार को पिला दिया था, उनकी तो लाल पीले शरबत की आदत बिल्कुल छूट गई थी। लेकिन उसकी सास अब हर दिन किसी न किसी को घर पर बुला लेती शिवानी के हाथ का मॉकटेल पिलाने के लिए। अरे सुबह गया था तब भी तुम मॉकटेल बना रही थी, अब ऑफिस से आया हो तब भी तुम यही बना रही हो। तो माँ जी से पूछिए ना, परेशान हो गई हूँ पूरा दिन ये मॉकटेल बनाकर। कभी ब्लूबेरी, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी नींबू फ्लेवर। आज ही नई बॉटल्स मंगवाई है मॉकटेल की। अरे 2 दिन पहले भी तो इतना सामान मंगवाया था मॉकटेल का। हाँ तो अब आप अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो रुक जाएं और मुझे भी बख्श दें? इस मॉकटेल ने तो मेरा इस महीने का बजट ही हिला दिया है। हमने इस महीने में सिर्फ 20,000 के तो मॉकटेल पिए हैं और पिलाए हैं। इतना पैसा कोई स्टॉल में डाल देते तो उसमें से अच्छे खासे पैसे कमा लेते। अरे शिवानी बहू, लेकर आ जाओ बुआ जी और फूफा जी के लिए शरबत। देखो आ गई फिर से आवाज। हे भगवान, इससे अच्छा तो तुम्हारा रूह अफ़ज़ा वाला ससुराल ही था। विनय का महीने का बजट हिल गया था और शिवानी अब रोज रोज मॉकटेल बनाकर थक चुकी थी। अब इन दोनों से और सहा नहीं जा रहा था। अरे सुनते हैं, ये जरा देखिए तो मेरे फोन में क्या लिखा आया है। इसमें लिखा है कि तुम्हारी एफडी तोड़वा दी गई है। क्या? मेरी एफडी? अरे वो तो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी। विनय, ये क्या सुन रही हूँ मैं बेटा? अरे माँ, वो इस महीने इतने मेहमान आए हैं, सबको मॉकटेल पिलाया गया है, तो मेरा तो बजट ही हिल गया, तो मुझे आपकी एफडी तोड़वानी पड़ी। हाँ, वैसे इस महीने मेहमानों को तो मैंने ही बुलाया था। कोई बात नहीं माँ, आपके और मेहमान आए तो भी कोई बात नहीं। आपके गहने भी तो है ना? अरे शिवानी बहू, वो रूह अफ़ज़ा वाला बोतल अभी पड़ा है कि नहीं? हाँ माँ जी, बहुत सारे पड़े हैं। क्यों? मैं ये कह रही थी कि मेहमानों को ना मॉकटेल पिलाने की क्या जरूरत है भाई, उन्हें तो अपना रूह अफ़ज़ा ही दिया कर। लेकिन आपने ही तो। हाँ हाँ, हमारे लिए भी महीने में एक बार ही मॉकटेल बनाया कीजिए भाभी। हमारा तो बचपन से ही फेवरेट है रूह अफ़ज़ा। पता चला कि मेरी भी एफडी तोड़वा दी भैया ने। नहीं, मुझे तो अपनी शादी में 1 लाख का लहंगा लेना है। सुना शिवानी, अब से मॉकटेल बंद। और हमारा पुराना साथी रूह अफ़ज़ा इज बैक। तो आप किस बात की शौकीन है, लाल वाले रूह अफ़ज़ा की या ब्लूबेरी मॉकटेल के? हमें बताइएगा जरूर। रेणु खुद तो खाने में चटोरी है और साथ में उसके घर वाली भी, चाहे वो उसके बेटे हो या बेटी या फिर उसका पोता ही क्यों ना हो। सुमन बहुत ही सीधी और घरेलू लड़की है जिसे अनाज की बर्बादी करना एक जरा पसंद नहीं। एक रोज रेणु सुमन से कहती है, सुमन, बहुत दिनों से कुछ अलग सा खाने को जी कर रहा है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कहीं तेरा काम ना बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, नाश्ते में कुछ न कुछ तो बनाऊंगी, तो जो आप कहें वही बना देती हूँ। नहीं बहू, तू ऐसे ही बहुत काम करती है, मैं तुझ पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। अरे ये कौन सी बात हुई मम्मी जी, जब जो आपका खाने का मन हो बता दिया करो आप। अच्छा ठीक है, चल
तू ना मेरे लिए गरम पार्टी वाले मूंग दाल के चीले बना दे। ठीक है मम्मी जी, सबको चीले बहुत पसंद है तो मैं थोड़ी ज्यादा ही बना लेती हूँ, दोपहर में भी चल जाएगा। सुमन मूंग दाल के चीले की सारी तैयारी करती है, फिर उसके लिए बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करती है, बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी और पनीर से। स्टफिंग तैयार करके सुमन सोचती है, इसके साथ धनिया और लहसुन की चटनी बना लेती हूँ, फिर तो लगेगा कि पार्टी में ही खा रहे हैं। रात को फ्री भी हो जाऊंगी, सिर्फ चीले सबको सेक कर ही तो देने होंगे। सुमन जल्दी जल्दी धनिया और लहसुन की चटनी बना लेती है और सबको नाश्ते के लिए टेबल पर बुलाती है। बहू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लहसुन की चटनी के साथ चीले का मजा ही कुछ अलग है भाई। लहसुन की चटनी मैं नहीं खाऊंगी ये चीले। भाभी आपको पता है ना मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। अरे शांत हो जाइए नाना जी, मुझे सब पता है, इसलिए मैंने साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बनाई है। अब तो ठीक है ना? हाँ तब ठीक है, मैं खा लूंगी। वैसे मुझे ये चिल्ले विले कुछ खास पसंद नहीं है। अरे ठीक है ना, एक टाइम खा लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। वो मम्मी जी का बहुत मन था ना मूंग की दाल के चीले खाने का, इसलिए मैंने बनाए। हमेशा तेरी पसंद के वो लच्छे जैसे लंबे लंबे, तुम लोग क्या कहते हो, चाउमीन, उससे तो बहुत अच्छे। मैदा खाना है बस इन्हें। मम्मी मैं चाउमीन नहीं खाती हूँ, मुझे नूडल्स पसंद है। अरे एक ही बात है। दोनों एक ही नहीं है मम्मी, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, मुझे मत बताइए सर, खाने दे अब मुझे। बहुत टेस्टी बना है सुमन, कल शादी में खाया था और उससे भी ज्यादा स्वाद है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत पसंद है। सबको चीले बहुत पसंद आते हैं सिवाय प्रियंका को छोड़कर। सुमन सबको खिलाकर खुद खाती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्रियंका अपने दोस्तों के साथ मूवी जा रही है और उसे छोड़कर बाकी सबको चीले पसंद आए ही हैं, तो आज शाम को मैं आराम से किटी जा पाऊंगी। सुमन आराम करके दोपहर का खाना सबके लिए लगाती है और कहती है, चीले सेक रही हूं, सब आकर खा लो। अरे बहू, फिर से चिल्ले? नहीं, अब मुझे नहीं चलेंगे, तुम दाल चावल बना दो। वो पापा जी, मैंने सबके लिए बनाए थे चिल्ले, अभी बहुत सारा घोल पड़ा हुआ है, फिर वो कौन खाएगा? वो मुझे नहीं पता बहू, मैं तो दाल चावल खाऊंगा। तुम बाकी सबको खिलाकर तब बना देना, ऐसी कोई हड़बड़ नहीं है। चिल्ले बहुत हैवी हो गए, वैसे मुझे अब भूख भी नहीं है। भाभी, अब जब आप दाल चावल बना ही रही हो तो मैं भी वही खा लूंगा। कुछ स्पेशल बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, जो बना रही हो वही मैं भी खा लूंगा। बहू तो अभी दाल चावल ही बना ले, खाने को तो मैं खा लूंगी अभी चिल्ले, लेकिन फिर ना मेरा पेट खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी। उम्र भी तो हो गई है ना मेरी। मन तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो दाल चावल ही खाऊंगी मैं भी। सुमन की शक्ल उतर जाती है। सुबह से इतना सब कुछ बनाया फिर भी अलग से बनाना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी ही झंड कर दी है सबने। मैं 2 दिन तक भी खाऊंगी तो भी ये खत्म नहीं होगा। एक काम करती हूँ, रात में सबको चिल्ले ही दूंगी और अभी सब दाल चावल खा लेंगे। सुमन दाल चावल बनाकर सबको देती है। इसके साथ आलू प्याज का चोखा होता तो और मजा आ जाता। जरा बना दोगी क्या? हाँ, बना देती हूँ ना। दोपहर में गरम दाल चावल खाने का मजा ही कुछ और है। वही तो, तुम्हारी माँ ना यही बनाती थी हमेशा। अब बहू के आने के बाद से इस घर के नियम बदल गए। अच्छा हुआ मैंने भी हल्का खाया, वरना पता नहीं क्या होता। सब खा पीकर आराम करने चले जाते हैं और सुमन का मन दुखी हो जाता है। मेरी जिंदगी किसी काम वाली से कम नहीं है। बस जब देखो अपना छोड़कर दूसरे के लिए करते रहो। इतना घोल पड़ा है, फेंक भी नहीं सकती हूँ मैं। सुमन अपने लिए चीले बनाकर खाती है। शाम को सुमन किटी में जाती है और लेट हो जाती है। यार तू हमेशा लेट क्यों आती है? क्या करूं बहन, दिन भर ससुराल में खाना बनाओ, बासी तो कोई पूछो जैसे खाना ही नहीं चाहता, फिर सबके अलग अलग फरमाइश। परेशान हो गई हूं मैं, इसी सब में ना लेट हो जाता है। जब तक मेरे देवर की शादी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलने वाला। देख लेना, तेरी देवरानी आएगी तो ये लोग सुधर जाएंगे। तेरे जितना कोई बर्दाश्त नहीं करता। नहीं यार, मेरे ससुराल वाले ना थोड़े अलग हैं। ये लोग बदलने वालों में से नहीं है। अरे आजकल की लड़कियां अच्छे को बदल देती है, तेरे ससुराल वाली क्या चीज है? किटी से आने में सुमन को देर हो जाती है और वो सबको चिल्ले ही देती है। भाभी, अब क्या तीनों टाइम यही खिलाओगी आप? मैंने तो बोलकर ही गलती कर दी। अरे मुझे क्या पता था बहू कि तू 3 वक्त यही खिलाएगी। रहने दे बहू, मुझे खाना ही नहीं खाना। ललित उठकर चला जाता है और उसके साथ बाकी लोग भी बिना खाए चले जाते हैं। ये क्या, मुझे फिर से खाना बनाना होगा। ये लोग तो मुझ पर इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, कर लो। जब तक सुनील की शादी नहीं होती तब तक, फिर तो मेरा साथ देने वाली भी कोई आ जाएगी इस घर में। सुमन बेचारी थकी हारी खाना बनाती है और सबको देती है। वो इतना थक जाती है कि खुद खाना भी नहीं खाती। कल से मैं बस इतना ही बनाऊंगी जो नाश्ते तक चले। मैं ही क्यों मरूं बासी खा खाकर।
मुझे क्या इतनी पड़ी है, इनका पैसा बचाओ। अब जो भी बचेगा उसे मैं गाय को दे दूंगी, लेकिन किसी के लिए रखूंगी नहीं। अगली सुबह सुमन नाश्ते में चूड़े के पोहे बनाती है और सबको देती है। पोहे सबको इतने पसंद आते हैं कि सब वाह वाह कर देते हैं। भाभी, आप चांदनी को भी ना पोहे बनाना सिखा देना। हाँ, अब बस महीने भर की बात है, फिर वो भी इस घर में आ जाएगी और तेरा हाथ बटाएगी। हाँ, सिखा दूंगी ना। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सबकी तरह बैठकर खाना खाऊं। सुमन पोहे इतने ही बनाती है कि वो नाश्ते तक चले। दोपहर के वक्त सुमन दाल चावल और चोखा बना देती है। अब वही बनाऊंगी जो ये लोग खाए। सुमन सबको खाना परोसती है। खाना देखकर रेणु कहती है, बहू तू कितना बचा कुचा खाएगी, एक काम कर, मुझे सुबह के पोहे ही दे दे। मम्मी जी, वो तो खत्म हो गए सुबह। क्या भाभी, थोड़े तो ज्यादा बनाने चाहिए थे, कितने टेस्टी बनाए थे। कोई नहीं, किसी और दिन बना दूंगी। भाभी अभी बना दो ना, वही खाने का जी कर रहा है। अरे अभी ऑलरेडी बहुत खाना पड़ा है ना। अरे बहू बना लेना, मैं भी थोड़ा सा ले लूंगा। अब सुमन इतना खाना बनाने के बाद भी सबके लिए फिर से पोहे बनाती है और खुद रात तक दाल चावल खाती है। अभी भी चावल बहुत पड़े हैं, गाय को दे देती हूँ, इतना तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी अकेले। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। बेचारी सुमन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो खाना बनाती है और जो बच जाता है उसे गाय को दे देती है। एक दिन आशीष गुस्से में सुमन से कहता है, इतना बिल राशन का कैसे आ गया? इतना तो कभी पहले नहीं आता था। थोड़ा देख कर चलाओ घर, इस तरह से बिल आया तो बस हो गया। अब मैं क्या करूं? हर किसी को अपनी मन मर्जी का खाना खाना होता है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, और बाकी सब बचा हुआ खाना मैं ही खाती हूँ। और क्या करूंगी? कभी कभी गाय को खिलाना पड़ता है। अब बिल का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुमन और आशीष में बहस हो जाती है और उनके रिश्ते में खटाश आ जाती है। इधर सुनील की शादी का वक्त आता है। शादी के 10 दिन पहले से घर में महाराज लग जाता है। खाने पीने की ना किसी को कोई तकलीफ होती है, ना कि सुमन को। सुनील और चांदनी की शादी हो जाती है और ऑफिशियली चांदनी रेणु की बहू और सुमन की देवरानी बन जाती है। सुमन को एक सुकून मिलता है कि उसका साथ देने वाला कोई तो आ गया। चांदनी की पहली रसोई होती है और सुमन उससे कहती है, चांदनी आज तुम्हारी पहली रसोई है, उतना ही बनाना जो अभी खत्म हो जाए, वरना यहाँ कोई बासी नहीं खाता। भाभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कुछ नाप तोल के ही हो, ज्यादा बनता ही है, और अगर कोई दोबारा मांग ले तो फिर से बना लेना। ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी, आदमी खाना ही बनाता रह जाएगा। इस घर में तो ऐसा ही होता है भाई। चांदनी कढ़ाई की पूड़ी, पनीर की सब्जी और खीर बनाती है और सबको परोसती है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा, लेकिन मैं ना इतना तेल का खाना नहीं खा सकता, तू मेरे लिए उपमा बना दे। हाँ बहू, इतने दिनों से बस तला भुना खा रहे हैं, थक गए हम तो बिल्कुल खा खा कर, ये सब पेट खराब हो रखा है। ठीक है, मैं उपमा बना देती हूँ। चांदनी उपमा बनाती है और इधर सुमन बाकी सबको खाना परोसती है। सबको खिला पिलाकर दोनों देवरानी जेठानी खाने को बैठती हैं। ये तो बहुत सारा बच गया है भाभी, एक काम करते हैं, हम दोपहर में सब यही खा लेंगे और मम्मी जी पापा जी के लिए कुछ बना दूंगी, वो जो कहेंगे। चांदनी, कोई नहीं इसे खाने वाला हम दोनों के अलावा। इन लोगों को दोपहर में चावल और चोखा ही पसंद है, वही खाते हैं सब। तो ये हम दोनों ही खाएंगे क्या? हाँ, हमें ही खाना होगा। अच्छा ठीक है, कल से मैं उतना ही बनाऊंगी जितना सुबह के नाश्ते में ही हो, एक दाना भी ज्यादा नहीं होगा। दोपहर में चांदनी सबके लिए चावल दाल बनाती है और सबको देती है। सब खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब आशीष कहता है, रात में चांदनी चाउमीन और मंचूरियन बना देना, बहुत दिनों से घर का खाया नहीं है। ठीक है भैया, मम्मी और पापा जी के लिए मैं कुछ और बना दूंगी। कुछ और क्यों भाई, मुझे भी चाउमीन ही खाना है, चाउमीन के साथ रोटी भी खा लूंगा। ठीक है, बना दूंगी पापा जी। चांदनी रात में रोटी और चाउमीन दोनों बनाती है और सबको परोसती है, लेकिन खुद दोनों देवरानी जिठानी सुबह का बासी ही खाती हैं। अब समझ में आ गया होगा तुझे चांदनी? हाँ भाभी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आगे क्या करना है ये भी। लीजिए चाउमीन खाइए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं, पूड़ी बहुत ज्यादा हो गई, अब कुछ नहीं खा सकती, कल सुबह खाते हैं हम। ठीक है, तब मैं भी आपके साथ कल ही खाऊंगी। चांदनी और सुमन अपने हिस्से के चाउमीन रख देती हैं। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी नाश्ता बनाने में लग जाती है। आज नाश्ते में कचौड़ी और सब्जी बनाकर सबको परोसती हैं। नाश्ता देखते ही प्रियंका कहती है, भाभी चाउमीन है क्या? मुझे चाउमीन और मंचूरियन बहुत ही टेस्टी लगे। सुमन जो कि सीधी है बोलने ही जा रही थी कि चाउमीन है, लेकिन चांदनी उसका हाथ दबाकर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं दीदी, चाउमीन तो खत्म हो गए थे रात में, हम उतना ही बनाते हैं जो उसी वक्त खत्म हो जाए। भाभी आप बना दोगी क्या? अभी मुझे वही खाना है।
नहीं दीदी, अभी तो नहीं बन पाएगा। ऑलरेडी अभी ये खाना पड़ा है ना, इसे खत्म करना होगा। ठीक है, आप मेरे लिए दोपहर में बना देना, उस वक्त मेरे लिए खाना मत बनाना। प्रियंका नाश्ता छोड़कर जाने लगती है। दीदी, ये कौन खाएगा? इतना वेस्ट होगा ना। अरे कोई वेस्ट नहीं होगा, मैं नहीं खाऊंगी इसे, सुमन भाभी खा लेगी उसे नाश्ते में और दोपहर में भी। दीदी, ऐसा है कि अब अपने हिस्से का खाना खुद ही खाना होगा, और जब तक जिसका खाना पड़ा है उसके लिए दोबारा नहीं बनेगा, और अगर किसी को बनाना होगा तो वो खुद बनाए, हम तो नहीं बनाएंगे। प्रियंका मुंह बनाकर चली जाती है और सब डर से नीचे मुंह करके अपना अपना खाना खाने लगते हैं। मम्मा, मुझे भी चाउमीन खाना है, लेकिन देखो मैंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाउमीन बना दूंगी। हाँ, सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब चाउमीन और मंचूरियन लेकर सुमन और चांदनी खाने को बैठते हैं। चांदनी, तुमने दीदी से ऐसा क्यों कहा? मैं बना देती ना। बेचारी बिना खाए उठ गई। भाभी, आपने ही बिगाड़ा इन लोगों को। तभी ना, अब देखो सुबह का खाना सुबह तक ही मिलेगा इन्हें, तब जाकर खाना और खाना बनाने वाले की अहमियत समझ में आएगी। एक तो इनके चक्कर में बासी खाओ और इन्हें कोई इज्जत भी नहीं हमारी। हाँ, बोल तो तुम ठीक रही हो। मयंक, आजा बेटा, चाउमीन खा ले। मयंक भागता हुआ आता है। प्रिया अपने कमरे में आवाज सुनकर धीरे से आती है और देखती है कि मयंक को सुमन चाउमीन दे रही है। चांदनी और सुमन हंस हंसकर चाउमीन खा रहे हैं। प्रियंका का दिमाग गर्म हो जाता है। यहाँ मैं भूखी हूँ और ये दोनों मजे से खा रही हैं, अब चाउमीन कहाँ से आई? अभी तो बड़ा रौब दिखाकर कह रही थी कि नहीं है। ऐसा नहीं है दीदी। आप तो चुप ही रही हैं, मैं इनसे बात कर रही हूँ। बोलिए चांदनी भाभी। दीदी, एक तो पहले आप भाभी से इज्जत से बात करो। दूसरा, मैंने चाउमीन के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि सुना है आप बासी नहीं खाती। और तीसरा, यह हमारे हिस्से की थी जो कल हमने नहीं खाई थी, क्योंकि कल पूरा दिन हमने बचा हुआ खाना ही खाया था। सब वहां आ जाते हैं। प्रियंका ताली मारते हुए कहती है, वाह, अब इस घर में नए नियम लगाएंगी ये मैडम। सुनील भैया, इसे समझा दो, इस घर के नियम जब जो कहे वही बनेगा, खुद को मालकिन ना समझे। प्रियंका चली जाती है और रेणु कहती है, सुमन, ये तो अभी आई है, तू क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? अरे बना देती उसके लिए चाउमीन, वो भी तो तेरी बच्ची की तरह है। छोटी सी बात पर सुबह सुबह घर का माहौल खराब कर दिया। चांदनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। सबके जाने के बाद चांदनी सुमन से कहती है, इन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतनी सी बात है ये, बहू को नौकरानी समझ रखा है क्या? कुछ नहीं होगा चांदनी, इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। मेरी शादी को 5 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाभी, अब की बार मैं हूं, आप नहीं। अगले दिन चांदनी उतना ही खाना बनाती है जितना कि नाश्ते में एक बार ही सबको मिले। चांदनी इडली बनाती है, वो भी सबके लिए 4-4 गिनकर। इडली बहुत टेस्टी थी। बहू, और इडली देना जरा। पापा जी, हमने तो इतना ही बनाया है सबका गिन गिन कर। बेटा, अपने घर में कब से ये सब चलने लगा? मम्मी जी, अब से यही होगा, बासी कोई नहीं खाएगा। और अगर आप ज्यादा बनाने को कहोगी तो बचा हुआ सबको खाना पड़ेगा। सुबह का खाना सुबह तक ही मिलेगा। लेकिन ये सुबह तक भी कहाँ है? सब रोज इतना ही खाते हैं, आज ज्यादा खा रहे हैं तो हम क्या करें? आप ही खाओ अपना खाना, मुझे जरूरत नहीं है। प्रियंका जाने लगती है। सुमन उसे रोकने लगती है तो चांदनी कहती है, भाभी रहने दो, वैसे भी उसने अपने हिस्से की 4 इडली तो खा ली है। अब से मेरा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी कमर कस लेती है। घर का माहौल भी गर्म हो जाता है। दोपहर में भी चांदनी नाप तोल के ही खाना बनाती है। बहू, चोखा देना जरा। पापा जी, खत्म हो गए, उतने ही थे। ज्यादा बनाती तो फेंकना पड़ता, इतनी बर्बादी तो मुझसे होगी नहीं। ललित का मुंह बंद हो जाता है। अब चांदनी सुबह का खाना इतना ही बनाती है जो सुबह तक ही चले, एक टाइम से दूसरे टाइम तक ना जाए। प्रियंका के लिए भी नाश्ता बनाना बंद कर देती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन रेणु कहती है, बहू, मूंग दाल के चिल्ले और लहसुन की चटनी खाने को दिल कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, कल बना दूंगी नाश्ते में। बेटा। मम्मी जी, आप बता दो, आप कितना खाओगी? I mean, 1 चिल्ला, 2 चिल्ला? चांदनी सबसे पूछने लगती है कौन कितने चिल्ले खाएगा, और उसे लिखने भी लगती है। रेणु गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने अति करती है। हमारा खाना इतना भारी हो गया है, अब गिन गिन कर खाना बनेगा। जरूरत नहीं है तुम दोनों को खाना बनाने की। इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों अपना देखो, हमारा खाना हम देख लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अब चांदनी अपना, सुमन का और मयंक का खाना बनाती है और रेणु अपना और बाकी लोगों का खाना बाहर से मंगवाने लगती है। अच्छा हुआ मम्मी तुमने बाहर से मंगवा लिया, इन दोनों के नखरे तो कुछ ज्यादा ही हो गए। मम्मी, एक पूरी तो देना। अरे खत्म हो गई है, बस इतना ही मंगवाया था, दोपहर में ज्यादा मंगवा दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी।
दोपहर में आशीष खाना ऑर्डर करता है और वो ज्यादा आ जाता है। खाते वक्त आशीष कहता है, एक काम करते हैं, बचा हुआ रख देते हैं, रात में वो गरम करके खा लेंगे। मैं नहीं खाने वाला। अरे पैसे लगते हैं, तुझे क्या है? मेरे पर्स से जाता है तो मुझे समझ में आता है। सही बात है, इतना फेंकेंगे तो कैसे चलेगा। मैं नहीं खा रही हूँ। रात को बचा हुआ आशीष और रेणु बिना गरम किए खा लेते हैं। अब 2-3 दिन तक यही चलता है। आशीष और रेणु ठंडा खा खा कर दुखी हो जाते हैं। तब आशीष गुस्से में कहता है, अब समझ में आया, सुमन और चांदनी ने ऐसे ये सब नहीं किया। कितना परेशान होती थी वो दोनों। जिसको ड्रामा करना है करो, मैं तो जो सुमन देगी वही खा लूंगा। कम से कम बाहर के खाने से तो ठीक है ना। 2 दिन में पेट खराब हो गया, ऊपर से बचा हुआ ठंडा खाना मुझे ही खाना पड़ता है। मैं भी भाई अब बहुओं के साथ ही खाऊंगी। आशीष और रेणु अपनी गलती मानकर सुमन के पास चले जाते हैं। बहू आज से तू जो बनाएगी मैं खा लूंगी। मैं भी। तभी पीछे से प्रियंका, ललित और सुनील आकर कहते हैं, हम भी। हम भी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रियंका तेरे ही नखरे सबसे ज्यादा है। इन दोनों को भी दिक्कत होती है जो हम समझ नहीं पाए। बस अपना अपना देखते रहे हम, और ये लोग खुद खाना बनाकर भी उसका मजा नहीं ले पाए कभी। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चांदनी तुमने ठीक किया, वरना मेरी सुमन बहुत सीधी है। अब से सब साथ में खाएंगे, चाहे जो भी हो। चांदनी के कारण सुमन की हालत भी सही हो जाती है।